दोस्तों, मैं सुजीत कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस का जो पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, इसको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये जो हमारा है H2O हो गया। ठीक है, और ये दोनों जो मिल करके बना रहे हैं H2O, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हमारा हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दोनों पदार्थ जो है अभिकारक हो गया। ठीक है, ये हमारा अभिकारक है। अब इन दोनों से मिलने के बाद ये जो हमारा नया पदार्थ बना H2O, ठीक है, इन्हें हम उत्पाद कहते हैं या इसको हम प्रतिफल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, कि ऐसे पदार्थ, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों से मिल करके एक नया पदार्थ बना H2O। उसके बाद ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। तो ये हमारा दोनों पदार्थ जो है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये हमारा दोनों अभिकारक हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो ये H2O जो है हमारा उत्पाद है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, तो उस हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पहला कि भोजन का पाचन। ठीक है, तो भोजन का पाचन दोस्तों हमारा, ये भी हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया हो गया। मैग्नीशियम फीते का जलना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कुछ होने वाले फ्रिक्शन है। ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के अवस्था में होता क्या है कि परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे अगर, तो हो सकता है रंग में भी परिवर्तन हो, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, या गैस का उसमें उत्सर्जन हो जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत हमें ये चार परीक्षण प्राप्त होते हैं। पहला कि अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा तापमान में परिवर्तन, या गैस का उत्सर्जन हो सकता है। तो इसके आगे दोस्तों हमने रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे Zn प्लस H2SO4 जो है ये हमारा इसमें अभिकारक है, यानी कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिला गया है, तो ये हमारा अभिकारक हो गया। और इससे जो उत्पाद बन रहा है वो जिंक सल्फेट और ये हाइड्रोजन, यानी कि ZnSO4 प्लस H2 कह सकते हैं इसको। तो ये तो हमारा दोस्तों था रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है, उसमें कैसे प्रदर्शित किया जाता है वो है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को हमने एक समीकरण लिया जिसमें हमारा ये अभिकारक है, और इससे जो मिल करके पदार्थ बना जिसमें हमारा जिंक सल्फेट और इसके साथ हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है।
रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसको हम रासायनिक समीकरण के द्वारा ही निरूपित कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि के तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। सब दोस्तों मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद इस रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित करेंगे। संतुलित में से होता है कि बैलेंस। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का ये पहला नियम है। तो द्रव्यमान संरक्षण का पहला नियम कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, जैसे रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। संतुलित करने को मेथड बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा उत्पाद जो है, अभिकारक जो है Fe2H2O और इससे जो बन रहा है मटेरियल हमारा उत्पाद Fe2O3 और इसके साथ साथ हाइड्रोजन है और इसे हमें संतुलित करना है। ठीक है, इसको हम लोग संतुलित कर देंगे। तो सबसे पहले तत्वों को लेंगे, अभिकारक की परमाणुओं की संख्या देखेंगे जिसको हमने LHS माना है, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को RHS माना है। तो इसमें हमारा Fe जो है तत्व, उसमें परमाणुओं की संख्या 1 है। फिर हमारा जो H2 है जो ये, इसमें परमाणु की संख्या 2 हाइड्रोजन का और H का परमाणु की संख्या 1 है। अब इधर हमारा जो उत्पाद है तो इसमें हमारा Fe जो है 2 है और O जो है 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद H जो है 2 है। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड समुचित गुणांक लगाकर संतुलित करेंगे। तो Fe हमारा जो था, ठीक है, इस H2O के आगे हमने 4 डाल दिया। फिर यहाँ पे जो था सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कर रहे हैं। तो Fe को क्या किया गया, हमने Fe के आगे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, फिर H2O के आगे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ये हमारा हो गया Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन जो था यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हमने 4 कर दिया। अब जो है सभी तत्वों की परमाणु संख्या दोनों तरफ समान है, अतः इसे हम कह सकते हैं कि यह जो हमारा समीकरण है ये हमारा संतुलित समीकरण है। ठीक है, आपको मैं कुछ संकेत बता देता हूँ। जैसे ठोस के लिए हम लोग S लिखेंगे, द्रव के लिए I लिखेंगे और गैसीय जो अवस्था होगा उसके लिए G लिखेंगे। फिर जो हमारा जलीय विलयन होगा उसके लिए हम लोग AQ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे Fe3 और ये जो S लिखा हुआ है इसका मतलब है कि यह ठोस है। उसके बाद 4H2O G लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गैस है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा Fe2O3 है, इसका मतलब ये सॉलिड ठोस है। फिर यहाँ पे 4H2G लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यह गैसीय अवस्था में है। ठीक है, अब देखिए जो छठा चरण इसका है तो कुछ आवश्यक परिस्थितियां हैं जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक इत्यादि को तीर निशान के ऊपर या इसको हम नीचे लिखते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो इसका पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं।
सपोज करें, मान लें कि ये हमारा ए और बी दो अभिकारक हैं, ठीक है, और इनसे मिलकर हमारा एक उत्पाद बना रहा है सी, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ होता है दोस्तों जोड़ना, ठीक है, यानी कि दो पदार्थ को एक साथ जोड़ करके एक पदार्थ बनाया गया है, ठीक है। जैसे इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। कोयले का दहन, ठीक है। तो कोयले का जो दहन होता है दोस्तों, इसमें कार्बन हमारा ठोस अवस्था में है और ऑक्सीजन जो है गैसीय अवस्था में है। इन दोनों से मिला करके हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। फिर हमने देखा दूसरा जल का निर्माण यानी कि जल का बनना। तो 2H2 ये हमारा गैस है, प्लस इसके साथ ऑक्सीजन गैस को लिया गया, तो ये हमारा 2H2O ये लिक्विड बन गया, द्रव, ठीक है। फिर हमने देखा CaO ये हमारा सॉलिड स्टेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इसको H2O यानी कि जल के साथ मिलाया गया, तो ये हमारा हो जाता है CaOH2 और ये हमारा बनता है जलीय विलयन, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसमें हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ हमें ऊष्मा का भी उत्सर्जन देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, मीन्स अगर हम लोग CH4 मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और इसके साथ साथ 2H2O गैस और इसके साथ जो है दोस्तों ऊष्मा मिलता है। यानी कि अगर हम मीथेन गैस को यानी कि सिलेंडर को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में गैस सिलेंडर को, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और उसके साथ साथ हम लोग को ऊष्मा भी, गर्मी भी मिलती है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया है दोस्तों। जैसे हम लोग सांस लेते हैं इक्वेशन, यानी कि अगर ग्लूकोज लेते हैं तो C6O12O6 और इसको हम लोग O2 गैस को एक साथ लें तो ये हमारा 6CO2 इक्वेशन बनाएगा, फिर 6H2O जल और इसके साथ साथ इसमें भी हमें ऊष्मा देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो वियोजन का अर्थ होता है दोस्तों टूटना, ठीक है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे यहाँ पे A जो है अकेला है, सिंगल है, ये हमारा अभिकारक है और इस अभिकारक को तोड़ करके B और C ये हमारा दोनों उत्पाद बनाया गया है। जैसे ऊष्मा के द्वारा हम लोग वियोजन अभिक्रिया को देखते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 2FeSO4 ये जो है सॉलिड है और इसे हम लोग फेरस सल्फेट बोलते हैं। इसको अगर हम लोग गर्म करते हैं, ऊष्मा हीट देते हैं, तो ये हमारा Fe2O3 में टूट जाता है। इसके साथ साथ SO2 गैस भी निकलता है और SO3 गैस भी निकलता है, जिसे हम लोग फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ये हमारा भूरा लाल रंग का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग CaCO3 सॉलिड स्टेट के बारे में, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों हमारा CaOC3 ये सॉलिड है यानी कि चूना पत्थर। इसको ऊष्मा के साथ जब गर्म किया जा रहा है तो ये हमारा CaO यानी कि सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकल रहा है, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। वैद्युत वियोजन को विद्युत धारा प्रवाहित करके भी हम
कर सकते हैं, जिसे हम वैद्युत वियोजन कहते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इसको भी। तो इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा 2H2 जल जो है लिक्विड, इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा रहा है। तो जब हम जल में विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो इसके साथ साथ हमारा हाइड्रोजन गैस और ये जो है ऑक्सीजन गैस निकलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रयोग किया गया है जिसमें प्लास्टिक का मग है, ठीक है, उसके बाद पानी है, फिर रबर स्टॉपर है और इसके साथ एक बैटरी लगा हुआ है जो कि विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। ये जो बैटरी है दोस्तों 6 वोल्ट का है, ठीक है। इसमें ये हमारा कैथोड और ये एनोड है। इसके अंदर हमने एक स्विच लगा रखा है, ठीक है। और ये जो है जल के अंदर इस एनोड और कैथोड को ग्रेफाइट रॉड के साथ जोड़ा गया है। एक हमारा ये परख नली है दोनों, ठीक है। तो जब जल में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो हमारा दोस्तों होगा, ठीक है, एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रवाहित होगा और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा है दोस्तों वैद्युत वियोजन, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, ठीक है। अगला हमारा है दोस्तों प्रकाशीय वियोजन, यानी कि हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2AgCl जो है सॉलिड है और इसको हमने सूर्य के प्रकाश में रख दिया, तो इसके साथ जो होगा हमारा 2Ag सॉलिड रहेगा और इसके साथ साथ Cl2 यानी क्लोरीन गैस भी निकलेगा इसमें। उसके बाद 2AgBr को हमने ले लिया, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, ये हमारा सॉलिड में है। उसके बाद इसको भी सूर्य के प्रकाश में रखा है, तो इसके साथ साथ हमारा Ag सॉलिड है और Br2 जो है गैस है, ब्रोमाइड है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिस अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत, अगर इन तीनों चाहिए तो उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तीसरा दोस्तों है हमारा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया में इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। विस्थापन में होता है दोस्तों किसी दूसरे के जगह पे किसी दूसरे को प्रतिस्थापित कर देना। तो यहाँ पे हमारा Fe जो है लोहा जो है सॉलिड है और इसे CuSO4 के जलीय विलयन में डाला गया है। तो इसके साथ हो क्या रहा है कि FeSO4, ठीक है, एक साथ हो जा रहा है, जलीय विलयन बना रहे हैं और ये जो कॉपर जो है सॉलिड में निकल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभिक्रिया जो हो रहा है, ये एक परख नली है, ये स्टैंड है, इसमें लोहे के कील को 2 धागों के साथ बांधा गया है और इसे कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला गया है। लोहे के कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जमाई गई है। जो CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा है, FeSO4 के निर्माण के कारण ये हो गया है, ठीक है। बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, यानी कि 2 यौगिक अपने आयन्स को
किसी एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, इसके बाद बेरिलियम क्लोराइड का जलीय विलयन, दोनों को एक साथ मिलाया गया तो यहाँ जो है बेरियम सल्फेट सॉलिड बन गया और NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया। तो इसमें हमारा एक आयंस को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया जा रहा है। तो बोरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। बात करते हैं हम उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, जिसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ लिया गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। इसमें भी 2U है, 2CO, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ लिया गया है तो 2CO बना दिया गया। ये भी हमारा अपचयन अभिक्रिया ही है। बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कमी होता है और हाइड्रोजन में वृद्धि हो जाती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बात की जाए CuO को और इसके साथ हाइड्रोजन को मिलाया गया है तो ये जो है दोस्तों ऑक्सीजन यहाँ से निकल करके हाइड्रोजन के साथ चला गया तो इसमें जो हमारा है हो रहा है अपचयन अभिक्रिया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये हमारा हो गया उपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संक्षारण। तो जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल इत्यादि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, इसे संक्षारित हो जाता है। जैसे लोहे की वस्तु पर जंग लगना। संक्षारण में दोस्तों होता है किसी पदार्थ में कमी होना। तो लोहे के ऊपर जो जंग लग जाता है उसमें कुछ समय बाद लोहा धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है, झरना शुरू हो जाता है, जिसे संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर की काली परत व तांबे के ऊपर की हरी परत चढ़ना संक्षारण के कुछ ये जो है उदाहरण है। इस संक्षारण को रोकने के लिए शैद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। यानी कि जिस धातु में संक्षारण की अभिक्रिया हो रही है उसे हम शैद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारित से धातुओं को बचा सकते हैं। बात करते हैं वृकित गंधिका के बारे में। तो वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब इसको रोकने के कुछ उपाय हैं। तो वृक्क गंधिका रोकने के उपाय जो हैं, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रख करके, या वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस के, या उसको हम शीतलन द्वारा रख सकते हैं, यानी कि उस भोजन को नष्ट होने से बचा सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक करें और बेल आइकन को तो दबाना ना ही भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ।